हो गया। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को कल जो संघर्ष सीरीज में हम वीडियो डाले थे, आपको लाइव किए थे, उसमें कमेंट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। इस वजह से और लाइव में कुछ और भी दिक्कत आया है, इस वजह से हम सोचे कि आप लोग को अब रिकॉर्डेड ही फॉर्म में दे दें। और लाइव नहीं आने की वजह से ये रिकॉर्डेड चल रहा है। कुछ दिनों में ये लाइव वाला सिस्टम में सुधार दिया जाएगा और लाइव आपको देखना मिलेगा। अभी जब तक आपको एग्ज़ाम होता है या फिर एग्ज़ाम अभी आने वाली है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आप रिकॉर्डेड जा करके हमारे जो ऑफिशियल चैनल है, बायोलॉजी डायग्राम ऑफिशियल, उस पर आप देख सकते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, बिना देर किए हुए चालू करते हैं। और एक और जो हम जिसने कल आपको जो वीडियो लिए थे, आपको जो बताए थे, आपका क्लास जो हुआ था वो मिशन बिंदु क्लासेस, मिशन बिंदु क्लासेस। ये दोनों चैनल समझिए कि मेरा ही है, यानी हमारे डायरेक्टर सर जो अरविंद सर हैं, उनका मिशन चैनल्स के नाम से, यानी मिशन बिंदु क्लासेस, मिशन बिंदु क्लासेस याद रखेंगे। उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा उसमें भी। और उस पर भी सेम वीडियो आएगा, हम ही वहाँ पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास वहाँ चलता है। और मेरा ऑफिशियल जो अलग चैनल है वो भी आप लोग जानते ही हैं। तो दोनों में से किसी भी चैनल पे आप पढ़िए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं कि आज जो 100 नंबर का जो 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन का श्रृंखला करेंगे। और आगे हम लोग करते रहेंगे। और भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो देखते हैं आगे बढ़ाते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है। अरे कैसे होता है रे, पेनमा तो है ही, गलत कर दिए, मार्क्स में जाना थे। चलिए ठीक है, आ गया। पहला क्वेश्चन है, 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गर्भ उत्क्षेपण परिवर्त परित प्रतिरित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। ऑप्शन क्या है? पीयूष से निकलकर ऑक्सीटोसिन द्वारा, या पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा द्वारा, स्तन ग्रंथियों में विभेदीकरण द्वारा, एमनियोटिक द्रव के द्वारा। तो ये इसका ऑप्शन बताएंगे, जल्दी से आप कमेंट करेंगे कि क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन होगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैफिसिटेशन होता है, कैफिसिटेशन किसमें होता है ये बताना है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं कैफिसिटेशन कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है अधिवृषण में, दूसरा है शुक्रवाहक में, तीसरा है मादा जनन तंत्र में, और तीसरा जालीय वृषण जालिकाएं में। तो क्या होगा ऑप्शन सही? ये मादा जनन तंत्र में। किसमें होता है? मादा जनन तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में रजोनी वृत्ति की उम्र होती है। स्त्री में रजोनी वृत्ति की उम्र जो होती है आपको बताया गया है। तो 45 से 50, 45 से 50 होता है, 45 से 50। और आपको बताया गया था कि रजोधर्म कितने, यानी रजो दर्शन जो होता है कितने उम्र में शुरू होता है, ये आप लोग भी याद रखेंगे। जो पहली बार अगर किसी भी बालिका में मासिक चक्र शुरू होता है तो उसे रजो दर्शन कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। तो आप उसे याद रखेंगे। इसका ऑप्शन होगा 50 वर्ष। क्या होगा? 50 वर्ष। आगे है, शुक्राणुओं के परिपक्व हो शुक्राणुओं के परिपक्व होते हैं, यानी शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं। तो ऑप्शन है वृषण में, अगला ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, नेक्स्ट अधिवृषण में और शुक्राशय में। आप आसानी से बता सकते हैं कि शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं, तो अधिवृषण में होते हैं। कहाँ होते हैं? अधिवृषण में होते हैं। नेक्स्ट है, अंडोत्सर्ग क्रिया किसके प्रभाव से होती है। अंडोत्सर्ग जो है वो किसके प्रभाव से होती है? तो पहला है एलएच, दूसरा है एफएसएच, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन चारों है, तो इसमें से बता सकते हैं क्या ऑप्शन सही है? एलएच है। क्या है? एलएच है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कॉपर आईयूडी में कॉपर आयन का कार्य होता है। कॉपर आयन का कार्य क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे, इसका ऑप्शन बताएंगे। पहला ऑप्शन है युग्मक जनन को रोकना, युग्मक जनन को रोकता है। दूसरा है कि दूसरा है गर्भाशय को तोड़ देता है, यानी पहला ऑप्शन है युग्मक जनन को रोकता है। दूसरा है गर्भाशय को तोड़ देता है, या अंडोत्सर्ग को रोक देता है, या शुक्राणु के गतिशीलता को रोकता है।
तो क्या ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है इसमें। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह शुक्राणु की गतिशीलता को रोकता है एवं निषेचन क्षमता कम कर देता है। आईयूडी जो कॉपर आयन मोचित करता है, इसका कार्य है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। तो निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन हार्मोनल आईयूडी है? निम्नलिखित में से कौन हार्मोनल आईयूडी है? पहला है LNG-20, फिर है मल्टी लोड लिखा गया, मल्टी लोड 375 और लिप्स लूप और CU7। तो क्या ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन है ए। इसका ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वेस्कोटॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन गलत है? वेस्कोटॉमी के अनुसार जो है कौन गलत है? तो कौन गलत है यहाँ पे देखते हैं, आप लोग बताइएगा। क्या है? ऑप्शन ए में है सेमाइनल प्लाज्मा में शुक्राणु नहीं पाया जाता है, एपिडिडाइमस में शुक्राणु नहीं पाया जाता है, और वॉल डिफेंस में शुक्राणु नहीं, वॉल डिफेंस को काटकर बांध दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या सही है कि वेस्कोटॉमी के अनुसार निम्न से कौन गलत है? तो ये गलत है कि एपिडिडाइमस में शुक्राणु नहीं पाया जाता है, ये गलत है। अगला कौन गलत है? गलत ही चुनना था। इन विट्रो निषेचन के फलस्वरूप ने 16 ब्लास्टोमियर, यहाँ पे ब्लास्टोमियर होगा, ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। 16 ब्लास्टोमियर भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन है आपका गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, झालर में और सर्विक्स में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्भाशय में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? गिफ्ट का पूरा नाम है, गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? पहला है गैमेट इंटरनल फैलिएशन एंड ट्रांसफर, फिर है जर्म इंसिमिनेटेड फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंसिमिनेटेड फैलोपियन ट्रांसफर और गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन में कौन सही होगा आप लोग बताते चलेंगे। ऑप्शन डी सही है। कौन है? डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन एसटीडी नहीं है? एसटीडी नहीं है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, हल्का क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं। यहाँ पे फंसते क्यों हैं तो हम बताते हैं, ऐसा हमेशा फंस जाते हैं इसलिए फंसते हैं कि यहाँ पे नहीं को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से उसको क्वेश्चन दिखा नहीं कि एसटीडी पूछ रहा है, बस मार देते हैं ऑप्शन को। इसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में खास करके ध्यान रखना है, हल्का क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में गलत करके आते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा गया बच्चे, नहीं पूछा गया है तो आप नहीं का आंसर जाएंगे। यानी ये भी है जो ट्राइकोमोनियसिस जो है एसटीडी है, ये इंसेफेलाइटिस है, फिर सिफिलिस है, एड्स है। ऑप्शन छाटेंगे, ये तीनों जो है क्या है, तो तीनों एसटीडी रोग है। तीनों क्या है? एसटीडी रोग है। और नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा बच्चे। कौन सही होगा? बी सही होगा ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे इंसेफेलाइटिस जो है यह रोग जो है एसटीडी रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कौन से निरोधक को अपनाया गया है? सबसे कौन सा निरोधक, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विधि जो है सबसे ज्यादा अप्रूवल होता है, यानी ज्यादा मान्यता मनाया जाता है, यानी किस जनसंख्या नियंत्रण विधि को ज्यादा लोग यूज करते हैं? तो आप जानते होंगे, पहला है सर्विकल कैप, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, तीसरा है डायाफ्राम। आपको एनसीईआरटी में हूबहू मिलेगा आईयूडी। भारत में सर्वाधिक यूज करने वाली जो विधि है वो क्या है? आईयूडी है। तो ऑप्शन डी सही है बच्चे। आगे जाएंगे, सगर्भता के कितने सप्ताह बाद तक एमटीपी को सुरक्षित माना जाता है? यह भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है, एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है। आप बिना ऑप्शन के ही बता सकते हैं, 12 सप्ताह। कितने? 12 सप्ताह। 12 सप्ताह जो है ये सुरक्षित अवधि मानी जाती है। 12 सप्ताह के बाद जो है
वह सुरक्षित अवधि नहीं मानी जाती है, वह रिस्क पीरियड माना जाता है। यानी कहने का मतलब उसमें खतरा होता है। खतरा किसे होता है? तो जो पल रहे बच्चे के साथ साथ उसकी माँ की जान की खतरा होती है, इसलिए अबॉर्शन जो है वह 12 सप्ताह यानी फर्स्ट तिमाही के बाद नहीं कराने की अनुमति दी जाती है। आगे है गर्भधान अवधि है, गर्भधान अवधि है, तो इसमें एक ऑप्शन कट रहा है। आगे करते हैं स्लाइड को कि गर्भधान अवधि है, आप लोग पढ़ेंगे ऑप्शन क्या है। गर्भधान अवधि बर्थ एवं प्यूबर्टी के बीच का, भ्रूण निर्माण एवं गर्भधारण के बीच का, और नेक्स्ट है अंतरोपण एवं शिशु जन्म के बीच का, निषेचन में इम्प्लांटेशन के बीच का। तो ऑप्शन चारों है इसमें, ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, अंतरोपण एवं शिशु जन्म के बीच का अवधि है गर्भधान। यानी जिस दिन से प्रेगनेंसी शुरू होता है, यानी कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी से लेकर के उसके जब तक शिशु जन्म ना ले शिशु जब तक जन्म ना लेता है, तो इसके बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? गर्भधान अवधि कहा जाता है, प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है। आगे है कि स्पर्मेटिड का रूपांतरण, स्पर्मेटिड का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? स्पर्मेटिड का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? पहला है ऑप्शन आपके पास स्पर्मेटिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोसिस। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? ये तो आसान से भी आसान क्वेश्चन है, आप इसे 10th क्लास के बच्चे को भी पूछिएगा तो आसानी से बता देंगे, ये क्वेश्चन आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? यानी प्राथमिक जनन अंग यहाँ पे पूछा है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन स्क्रोटम लिखा हुआ है, ब्रीसन कोष है, और पेनिस है यानी सीसन है, और ब्रीसन है, और क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। यानी ऑप्शन सी है जो क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप यहाँ पे अगर मान लिया जाए, अगर फीमेल लगा देता कि फीमेल क्या होता है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, तो क्या होगा? वहां पे अंडाशय हो जाएगा बच्चे, ओवरी हो जाएगा। यानी ओवरी जो होता है वो किसमें? तो मादा में होता है, यानी फीमेल में ओवरी जो होता है वो प्राथमिक जनन अंग होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है बच्चे, कौन सा ऑप्शन? सी सही है। आगे है इंडोमेट्रियम किसका आवरण बनता है? इंडोमेट्रियम में किसका आवरण बनता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैडर का, योनि का, और गर्भाशय का, और अंडवाहिनी का। यानी इंडोमेट्रियम जो है किसका आवरण बनता है? ये कौन से अंग में आवरण बनता है? तो आप जानते हैं कि गर्भाशय में बनेगा। कहाँ बनेगा? गर्भाशय में बनेगा। यानी चौथा सॉरी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है इंडोमेट्रियम किसका आवरण, ये तो वही क्वेश्चन है। आगे निम्नलिखित में से कौन उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है? यानी उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान देंगे। नहीं वाले में जल्दी से बच्चे क्या करते हैं? आंसर लगाने के फेरा में क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। यहाँ में पूछ रहा है उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है, यानी जिसमें नर अंग और मादा जनन अंग दोनों रहता है, वैसे पुष्प को, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? वैसे पौधे को उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है, तो यहाँ पे कौन होगा? पपीता। क्या होगा? पपीता जो है बच्चे एकल लिंगाश्रयी है। क्या है? एकल लिंगाश्रयी है। बाकी जो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन जो दिख रहा है ये क्या है? उभय लिंगाश्रयी है। समझे? आगे देखते हैं तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आसान क्वेश्चन है, आप पुष्पी पादप में इसको पढ़े हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं 3n। क्या बता सकते हैं? 3n बता सकते हैं, क्योंकि पहले से ही वह द्विगुणित होता है, 2n होता है, और उसके साथ जब नर युग्मक यानी परागकण से जो 2 नर युग्मक निकलते हैं वो जा करके जब निषेचित होता है तो क्या बन जाता है? 3n बन जाता है, और एक जो बनता है वह युग्मनज बनता है, और वह 2n होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। आगे है
कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, और आंतरिक निषेचन। तो इसका तो आसान से आप बता दीजिएगा, क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है बच्चे, एक ही जनक की आवश्यकता अलैंगिक जनन में होते हैं। आगे चलते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हैं बिना ऑप्शन के। ईस्ट में, किसमें, तो ईस्ट में होता है। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट बताया गया था कि मुकुलन द्वारा उसमें प्रजनन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्या है अगला क्वेश्चन कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। देखिए हम इसको बहुत आपको नोट्स में लिखाए थे अच्छे तरीके से कि आपको इसमें कंफ्यूजन बच्चे हमेशा होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 23 लगाए कि 46 लगाए। बस दो ही तो ऑप्शन यहाँ पे रहता है, 23 और 46, और हमेशा इसमें गलत करके आते हैं। जब 23 लगाना होता है तो 46 लगाते हैं, और 46 लगाना होता है तो 23 लगाते हैं। इसमें हमेशा आप याद रखेंगे, युग्मक को पकड़ेंगे, युग्मक अगर लिखा हुआ हो तो 23 लगाना है। क्या लगाना है, 23 लगाना है। अगर यहाँ पे पूछता कि कोशिका में, किसमें, कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46 हो जाता। अब से नहीं बोलेंगे, यानी जब भी पूछे कि मानव के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। आगे है अंड प्रजक हैं, अंड प्रजक हैं यानी ओविपोरियस और विविपोरियस। भ्रूण विकास के आधार पे आपको बताया गया था कि दो प्रकार के जंतुएं होते हैं, प्राणी होते हैं, एक ओविपोरियस, एक विविपोरियस, यानी अंड प्रजनक और एक सजीव प्रजनक। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंडे देने वाले को अंड प्रजनक कहते हैं, अंडे देने वाले को अंड प्रजनक कहते हैं। तो कोई भी बता सकता है कि अंडा देने वाला कौन है। मुर्गी अंडा देता है, सांप अंडे देते हैं, और मगरमच्छ, तीनों के तीनों यहाँ पे जो हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन डी सही है बच्चे, ऑप्शन डी सही है, समझे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है द्विगुणित है, द्विगुणित कौन है। देखिए द्विगुणित कौन है, यहाँ पे देखेंगे कि द्विगुणित कौन है। क्या अंड द्विगुणित होता है, पराग द्विगुणित होता है, ये और बी दोनों, इनमें से लास्ट है युग्मनज। तो ऐसे ही ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। द्विगुणित कौन होता है, युग्मनज है जो द्विगुणित होता है। आगे नेक्स्ट है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। हिमीकृत यानी सुरक्षित रखा जाता है, ठंडे प्लेस में रखा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, तरल नाइट्रोजन है, रेफ्रिजरेटर है, बर्फ है, और इनमें से सभी। आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्या कभी कोई बर्फ में शुक्राणु यानी वीर्य को सुरक्षित कर सकता है, नहीं। रेफ्रिजरेटर कभी फ्रीज में देखे हैं, नहीं। क्या इनमें से सभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, तरल नाइट्रोजन होगा, यानी लिक्विड नाइट्रोजन में ही क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, किसको, तो वीर्य को। आगे है उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। यहाँ पे उभयलिंगी पूछ रहा था, उसमें पूछ रहा था कि उभयलिंगाश्रय, तो पादपों के लिए उभयलिंगाश्रय यूज होता है, और जंतुओं के लिए क्या होता है, उभयलिंगी। तो यहाँ पे उभयलिंगी प्राणी पूछ रहा है, नहीं लगा नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। क्या होगा, मुर्गी है उभयलिंगी, सांप है, या ए और बी दोनों है, कि केचुआ है। कौन होगा, तो डी ऑप्शन सही है बच्चे, केचुआ जो है क्या होगा, ये डी ऑप्शन सही होगा। केचुआ उभयलिंगी है, यानी इसमें नर और मादा दोनों गुण उपस्थित होता है एक ही शरीर में। आगे है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे। क्या कहा जाता है, इन विट्रो कहा जाता है, इन विवो कहा जाता है, ये दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन सही है, तो इन विट्रो। क्या होगा, इन विट्रो, यानी शरीर के बाहर होने वाले को इन विट्रो कहा जाता है, और जो अंदर होता है उसको इन विवो कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे है पुष्पासन खाया जाता है, कौन सा ऐसा फल है जिसका पुष्पासन खाया जाता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या है, शरीफा है पहला ऑप्शन, दूसरा है सेब है, नारंगी है, और इनमें से सभी। तो क्या ऑप्शन सही है बच्चे, तो इसका ऑप्शन सही है, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, सेब का
पुष्पासन खाया जाता है, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बच्चे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्या कहता है। हम लोग 150 क्वेश्चन किए, आगे 151। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? क्या आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थों में कमी होती है, इनमें सभी? तो आप बता सकते हैं क्या जनसंख्या बढ़ेगा तो किसमें कमी होगा? सब चीज घट जाएगा, आपरूपी है, जो आय घट जाएंगे और जमीन कमी जाएगी। यानी ज्यादा जनसंख्या होगा तो जमीन ऐसा रबर नहीं है कि बढ़ते जाएगा, जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन पृथ्वी पे जो जमीन है वो बढ़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका संभाग है, यानी किसका भाग है? तो बताएंगे मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्राथमिक डिंबाणु जन कोशिका का और ब्लास्टोसिस्ट का। बता सकते हैं शुक्राणु का चित्र अगर आप पढ़े होंगे, शुक्राणु का चित्र आपको जब बताया गया होगा क्लास में, तो आसानी से आप देखे होंगे एक टोपी जैसा संरचना रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। तो क्या होगा? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के सिर का, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा। आप लोग भी बताइए क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई और 46 प्लस 46 प्लस एक्स वाई, 46 प्लस एक्स एक्स। तो क्या होगा? पूछ रहा है मनुष्य, यानी यहाँ पे मनुष्य अगर सिर्फ कहता तो क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता अगर दोनों ऑप्शन रहता था, लेकिन यहाँ पे कोष्ट में पुरुष लिखा है, यानी पुरुष के बारे में पूछ रहा है कि पुरुष मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है, यह सही ऑप्शन कौन है? तो पुरुष में तो आप जानते हैं कि एक्स वाई होता है, और एक्स वाई वाला ऑप्शन यही है। और बाकी ये 46 है, तो 46 से 2 48 हो जाएगा, यहाँ भी 48 हो जाएगा, यहाँ 46 है लेकिन ये महिला है, यानी यहाँ पे पुरुष के पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी सही होगा बच्चे। आगे है उपार्जित गुणों की वंशागति किसने दिया था? उपार्जित गुणों की वंशागति किसने दिया था? तो पहला है डार्विन, लेमार्क और वेटसन और मेंडल। आसान सा क्वेश्चन है। उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। और यहीं पे एक व्यक्ति हैं डार्विन, जो प्राकृतिक चयनवाद का नियम देते थे। और वंशागति के पिता यानी जेनेटिक के पिता किसे कहा जाता है? तो जेनेटिक का पिता यानी अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है बच्चे, मेंडल को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंग समानता दिखाता है, समजात अंग समानता दिखाता है, क्या होगा ऑप्शन? देखने में, कार्य में, उत्पत्ति में, आकार में। बताइए, आपको हम बताए थे समजात और असमजात। जैसे बताए थे कि पक्षी के पंख और तितली के पंख दोनों जो हैं क्या हैं? समान हैं, दोनों कार्य में समान है, लेकिन संरचना क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पूछ रहा है कि समजात अंग, समजात अंग यानी यह जो है उत्पत्ति और रचना में एक जैसी होती है, उत्पत्ति और रचना में एक जैसी होती है, लेकिन कार्य इसका भिन्न भिन्न होता है। कार्य क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि समजात अंग समानता दिखाता है उत्पत्ति में, कार्य भिन्न भिन्न होगा। जैसे बिल्ली का अग्र पैर और मनुष्य का जो अग्र पैर यानी हाथ कहा जाता है, मनुष्य के अग्र पैर को क्या कहा जाता है बच्चे? हाथ कहा जाता है। तो मनुष्य के अग्र पैर और बिल्ली के अग्र पैर दोनों एक जैसे उत्पत्ति होते हैं, लेकिन उसका जो आप देखेंगे कार्य है अलग अलग है। कार्य क्या है? अलग अलग है। तो उत्पत्ति में हाँ क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है बच्चे। आगे देखेंगे कि डार्विन फिंच एक बेहतर उदाहरण है, डार्विन फिंच जो है एक बेहतर उदाहरण है। औद्योगिक मैनलिज्म, औद्योगिक मैनलिज्म है, अनुकूली विकिरण है, और क्या है? अभिसारी विकास है और योजक कड़ी। तो क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, अनुकूली विकिरण के लिए। यानी डार्विन फिंच जो है, आपको बताया गया था कि एक डार्विन का जब खोज हुआ था, यानी डार्विन जो खोज करने के लिए एक यात्रा पे निकले थे, बहुत लंबी यात्रा पे निकले थे, जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा थी, उसमें ही बताया गया था कि अनुकूली विकिरण के लिए क्या? अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन अगला, तो देखते हैं।
निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? आप लोग बताइएगा। लेप्रोसी, अंधता और फिनाइलकीटोन्यूरिया, और इनमें से कोई नहीं। आनुवांशिक रोग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आनुवांशिक रोग पूछ रहा है। तो लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं बच्चे। अंधता यानी वर्णांधता, यहाँ अंधापन से मतलब है, वर्णांधता कहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है? क्या अंधता, यानी वर्णांधता नहीं कर रहा है, अंधता अंधापन से मतलब है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? सी, फिनाइलकीटोन्यूरिया। आपको बताया गया था कि क्या है, तो फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है यह अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है। उस समय आपको बताया गया था मेंडलीय विकार, अनुवांशिक विकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मेंडलीय विकार, एक गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिजीज, और एक मेंडलीय डिजीज होता है। ये दोनों आपको बताया गया है। आगे है स्मॉल टी टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉस कराया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अप्रभावी जनक और फर्स्ट पीढ़ी, यहाँ पे अप्रभावी जनक को जब फर्स्ट पीढ़ी से क्रॉस कराया जाता है तो संतति का लक्षण होगा। संतति का लक्षण क्या होगा बच्चे? तो ऑप्शन है 75% रिसेसिव, और 50% रिसेसिव, और क्या है 25% रिसेसिव, और क्या है सभी डोमिनेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है बच्चे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 50% रिसेसिव। आगे है अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। अभी बताए थे, पीछे क्वेश्चन में आया था मेंडल, क्या आया था? मेंडल। तो यहाँ पे मेंडल हो जाएगा, बिना ऑप्शन के आप बना सकते हैं। मेंडल का अंतिम नियम है। मेंडल का अंतिम नियम क्या है? तो अंतिम नियम प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, विसंयोजन का नियम, और इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। आप बताइएगा कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम किसके बाद दिए थे? पहला जो है प्रभाविता का नियम, वो फर्स्ट नियम के बाद दिए थे, यानी अनुवांशिकी का जब फर्स्ट नियम दिए थे, जिसको विसंयोजन का भी नियम या पृथक्करण का भी नियम कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। क्या होगा ऑप्शन सही? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। एक जीव में दी समान एलील हैं, इसे क्या कहा जाता है? एक जीन में दी समान एलील है, इसे क्या कहा जाता है? क्या प्रभावी कहा जाता है? यानी दो होगा यहाँ पे, संकरण है और बी संयुग्मजी है और संयुग्मजी है। तो क्या ऑप्शन सही होगा बच्चे? यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जीन, कौन सा जीन केवल बाई क्रोमोसोम पर होता है? कौन सा जीन है जो बाई क्रोमोसोम पे होता है? तो यहाँ पे ऑटोसोमल है, और है होलेंड्रिक जीन है, और है क्यूटेंट है, सहलग्न जीन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है बच्चे। कौन ऑप्शन सही है? बी सही है बच्चे। आगे देखते हैं किस अवस्था में नर मानव में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स डबल एक्स यहाँ पे है और बाई आ जाता है। तो आपको बताया गया था किस अवस्था में, यानी कौन सा रोग जो है उसमें आ जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। बताए थे इस स्थिति में किन्नर की जन्म होती है, यानी किन्नर बन जाते हैं। कौन सा वहां पे सिंड्रोम होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। कौन होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम में तो बताया गया है, पीछे क्वेश्चन और भी आया था कि 21वां जोड़ा में होता है। 21वां जोड़ा में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है, एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है। और अगर यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम की बात किया जाता कि टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाते हैं, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यानी यह जो है स्त्रियों में होता है, इसमें बांझपन आ जाती है। इससे क्या आ जाती है? बांझपन आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बताया गया पहले। जब एक जीन की द्वारा के द्वारा कई लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एक जीन जिनके द्वारा कई लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्या सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, प्लियोटोमी है, प्लियोट्रॉमी है, और एपिस्टेसिस है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही है बच्चे? यहाँ पे प्लियोट्रॉमी है, यानी प्लियोट्रॉमी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरएनए में निहित, आरएनए में निहित प्यूरिन है। आपको बताया गया था एटीजीसी, एटीजीसी, और एक जो है आरएनए के बाद उसमें डीएनए में भी बताया गया था। तो आप याद कीजिए कि आरएनए में निहित प्यूरिन है। एक तरफ प्यूरिन होता था
आप लोग डिस्कशन देखेंगे कि प्यूरिन है और एक क्या है, पायरिमिडीन है। तो ए, टी, जी और सी होता था, लेकिन टी को हटा करके यहाँ पे यू जोड़ा जाता था, यूरासिल जोड़ा जाता था, तो ये आरएनए हो जाता था। तो आप खोज सकते हैं कि प्यूरिन के पूछ रहा है क्या, किसके साइड में, प्यूरिन पूछ रहा है आरएनए में। तो आरएनए कहे या डीएनए कहे, सेम प्यूरिन होता है दोनों में, डीएनए और आरएनए में दोनों में सही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एडेनिन और ग्वानिन कहाँ पे है, एडेनिन और ग्वानिन कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए किधर है, करा कि प्यूरिन निहित होता है, आरएनए में प्यूरिन निहित होता है, ग्वानिन एवं एडेनिन, यूरासिल एवं थाइमिन, और एडेनिन एवं साइटोसिन, और क्या है, यूरासिल एवं ग्वानिन। क्या ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि ग्वानिन, ग्वानिन और एडेनिन, यानी एडेनिन को पीछे लिखा है और ग्वानिन को आगे लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। ये आपको बताया गया था क्लास में, आप क्लास किए हैं, उसमें बताया गया था कि एटीजीसी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है, स्टेनले मिलर प्रयोग क्या बताता है, स्टेनले मिलर प्रयोग क्या बताता है, तो यहाँ पे स्टेनले मिलर रसायनवाद, अजीवोत्पत्तिवाद मत, अब जीवोत्पत्तिवाद, पेनजेनेसिस बताता है, क्या बताता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रसायनवाद। क्या बताता है, रसायनवाद। स्टेनले मिलर, एसएल मिलर जो बताए थे आपको कि प्रयोग किए थे आपको जैव विकास के, यानी जो एवोल्यूशन चैप्टर है, विकास वाला चैप्टर है, उसमें 7वां लेसन जो है उसमें बताया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, रसायनवाद हो गया। आगे देखते हैं क्या है, वर्णनता में रोगी नहीं पहचान पाता है, बताइए, आसान सा क्वेश्चन है कि वर्णनता में रोगी किसे नहीं पहचान पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, पहला है लाल और पीला, लाल और पीला, लाल तथा हरा, और नीला तथा हरा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही होगा, यानी आपको पता होना चाहिए लाल और हरा, लाल और हरा जो है नहीं पहचान पाते हैं, लाल और हरा नहीं पहचान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे एक ही डना है, एक ही डना है, एक ही डना क्या है, एक ही डना क्या है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए क्या है इसमें, तो मेंडल ने प्रस्तावित, अच्छा एक ही डना, तो योजक कड़ी, योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही डना के बारे में बताया गया था, क्या है, योजक कड़ी है, क्या है, योजक कड़ी है। यानी आपको बताइए यहाँ पे एक और आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में सुने हैं, आर्कियोप्टेरिक्स सुने होंगे, आर्कियोप्टेरिक्स जो है किसके बीच के योजक कड़ी है, आप इसे कमेंट में पिन कर दीजिएगा, हम देखेंगे कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योजक कड़ी हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है। आगे है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, किसको प्रस्तावित किया था, सहलगनता के नियम, 10% ऊर्जा के नियम, और है अनुवांशिकता के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आप आसान से ऑप्शन बता सकते हैं, अनुवांशिकता के नियम को क्या किया था, ये प्रस्तावित किए थे। आनुवांशिक कोड के अंतर्गत आता है, आनुवांशिक कोड जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं, क्या आता है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या है, एडिनिन एवं ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरासिल, और साइटोसिन एवं ग्वानिन। तो यहाँ पे सभी क्षार के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी सभी क्षार जो हैं, ये नाइट्रोजन क्षार हैं, ये सभी क्षार जेनेटिक कोड में भाग लेते हैं, जेनेटिक कोड में भाग लेते हैं। आगे है डीएनए प्रतिकृति होता है, डीएनए प्रतिकृति कैसा होता है, तो कैसा होता है, संरक्षी असतत, या फिर अर्ध संरक्षी एवं अर्ध असतत, और अर्ध संरक्षी एवं असतत, और इनमें से यहाँ पे है संरक्षी है, क्या है, संरक्षी है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है बच्चे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को, आसानी से जवाब दे देंगे कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, और जब आरएनए से डीएनए से आरएनए बन गया और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा
तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, उस क्रिया को क्या कहेंगे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्रावित क्रिया की डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है? स्रावित क्रिया की डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। तो पहला है ग्रिफिथ, दूसरा है वाटसन और वोवरी एवं सटॉन और हर्सी एवं चेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन साबित किया था, निम्न में से कौन साबित किया कि यहाँ पे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। आपको बताया गया था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है या आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है। इस पे बहुत ज्यादा क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था कि क्या है, पूछा गया। तो इसमें बताया गया कि हर्षे एवं चेस ने बताया कि डीएनए जो है वह क्या है, तो अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, वायरसों में और छोटे जीवों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें अलग होते हैं। आरंभक कोडोन कौन है? आरंभक कोडोन, दो कोडोन के बारे में बताए थे, समापक कोडोन और आरंभक कोडोन। दोनों ऑप्शन में ही आता है और लिखने के लिए भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि आरंभक कोडोन क्या होता है और क्या समापक कोडोन कौन होता है। तो बताइए, पहला है GUG, GUG, AUG और GCA और CCA। तो ऑप्शन क्या होगा सही? बी ऑप्शन सही है बच्चे, AUG, एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। एंटीकोडोन उपस्थित रहता है, एंटीकोडोन उपस्थित रहता है, कहाँ उपस्थित रहता है? यहाँ का नहीं होगा। अब है कि एंटीकोडोन कहाँ उपस्थित रहता है, वो पूछ रहा है। क्या tRNA में रहता है, mRNA में रहता है, rRNA में रहता है और दोनों? तो क्या ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बच्चे, tRNA सही होगा। क्या होगा? tRNA सही होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन नॉनसेस कोडोन है? निम्नलिखित में से कौन नॉनसेस कोडोन है? कि नॉनसेस कोडोन क्या है? नॉनसेस AUG, AUAG और GCG, AUG और GAG। तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, UAG, UAG नॉनसेस कोडोन बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर mRNA का निर्माण कहाँ होता है? ज्यादातर mRNA का निर्माण कहाँ होता है? क्या राइबोसोम में होता है, केंद्रक द्रव में होता है या कोशिका द्रव? कोशिका द्रव यहाँ पे लिखा गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, द्रव में होता है या केंद्रक द्रव में होता है। तो कह रहा है कि mRNA कहाँ होता है? तो आप बता सकते हैं कि केंद्रक में। किसमें? केंद्रक में होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले आज आप जानते हैं कि मकर संक्रांति है। क्या है? मकर संक्रांति है। तो आप चूड़ा दही लपेट ही लिए होंगे, लपेट लिए होंगे। तो इस पे एगो हमको क्या बोलते हैं उसको, शायरी याद आ गया कि मनपसंद पतंगे कट गई, फिक्र इस बात की है कि कोई उसको लूटने वाले फाड़ न दे। मनपसंदे पतंग कट गई, मनपसंदे पतंग कट गई, फिक्र इस बात की है कि लूटने वाले उसे फाड़ न दे। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि डीएनए टेम्पलेट के किस दिशा में mRNA का निर्माण होता है? डीएनए टेम्पलेट के किस दिशा में mRNA का निर्माण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 5 3 5 3 और 3 5 बस दो ही तो होगा, दोनों में से कोई एक। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, 3 से 5 की ओर। आगे है लैक ओप्रोन। लैक ओप्रोन में लैक का मतलब क्या होता है? लैक ओप्रोन में लैक ओप्रोन का क्या मतलब होता है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे ए सही होगा, ये 179 का ए सही होगा। लैक ओप्रोन में लैक का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे क्या है? लैक्टेज, लैक्कीट, लैक्टोज और सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? यहाँ पे हो जाएगा सी, लैक्टोज होता है, यानी लैक्टोज सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे है 181 में प्रोटीन निर्माण में एमिनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रमण पर निर्भर करता है? यानी प्रोटीन निर्माण में एमिनो अम्ल जो है उसमें किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन है cDNA, tRNA, mRNA और rRNA। क्या ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सी के साथ जाएंगे, यानी सी ऑप्शन सही है, mRNA। क्या है? mRNA। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर RNA टेम्पलेट में DNA बनाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके
आरएनए टेम्पलेट में डीएनए बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑप्शन सी सही है बच्चे, क्या ऑप्शन सी सही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे है एमआरएनए से इंट्रॉन को हटाने की क्रिया कहलाती है, एमआरएनए से इंट्रॉन को हटाने की क्रिया कहलाती है। पहला है पुच्छन, क्या है, पुच्छन है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन है। तीसरा है सहसंबंधन और कैपिंग है। तो किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है टेलर ने किस के क्रोमोसोम पर साबित किया कि डीएनए अर्ध संरक्षित प्रतिक्रांति करता है। टेलर ने किस पे किया था, तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन इसके बी के साथ जाएंगे, वाइसा फेवा, वाइसा फेवा होता है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडोन है, कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडोन, यानी टर्मिनल को ही समापक कोडोन कहते हैं। आप हिंदी इसका याद रखे होंगे, टर्मिनल कोडोन को ही समापक कोडोन कहते हैं। तो समापक कोडोन कौन है, समापक कोडोन कौन है, तो UAG और UAA और UGA। तो क्या होगा ऑप्शन सही, यहाँ पे तीनों होगा, यानी सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, खुराना को, हरगोविंद खुराना जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। तो ऑप्शन है डीएनए की खोज करने के लिए, आरएनए की खोज करने के लिए, जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए, या डीएनए पॉलीमरेज की खोज करने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन होगा जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए, यानी जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। आगे है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था, जीवन का रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था। तो क्या यहाँ मिलर और फॉक्स है, ओप्रिन और हेल्डेन है, और क्या है मिलर एवं वाटसन है, वाटसन एवं मेलविन है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ओप्रिन और हेल्डेन है, यानी बी ऑप्शन सही है बच्चे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, कौन है जो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। तो आपको पता होगा, ये तो अवशेषी अंग अलग ही हो जाएगा, आकार की अलग ही हो जाएगा, भ्रूण अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे जीवाश्म, आपने कार्बन डेटिंग का सुने होंगे, समस्थानिक अनुपात का सुने होंगे, यानी जीवाश्म से ही पता चल जाता है, जैव विकास के बारे में पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि टेस्ट क्रॉस किसके बीच का क्रॉस है। ये तो आसान सा है, आप पिछले भी पढ़े हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। यहाँ पे क्या है, F1 हाइब्रिड तथा वर्चस्व वाले पिता, F1 हाइब्रिड तथा रिसेसिव पिता के बीच, यानी जो अप्रभावी, रिसेसिव मतलब अप्रभावी कहा जा रहा है, दो F2 हाइब्रिड के बीच या F1 हाइब्रिड के बीच। तो कौन हो जाएगा सही, यानी F1 हाइब्रिड तथा रिसेसिव, यानी कहने का मतलब रिवर्स कैसे होगा, तो अप्रभावी के साथ, अप्रभावी के साथ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली गुण है, कौन सा जो है प्रभावशाली गुण है। तो यहाँ पे यह है वर्णांधन, रतौंधी और RH+ और क्या है एल्बिनिज्म है। तो क्या ऑप्शन हो गया यहाँ पे RH+, RH यहाँ पे प्लस है, RH पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यानी सी ऑप्शन सही है बच्चे, क्या है सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन है जो मेडिलेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एस्टिमेट का अपवाद है, यानी लॉ ऑफ एस्टिमेट का अपवाद कौन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपवाद नियम चुनना है, तो क्रॉसिंग ओवर, आप परिपूर्ण वर्चस्व और रिग्रेशन और सहलगनता। तो कौन ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे सहलगनता सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि एक मटर में अप्रभावी गुण है, एक मटर में अप्रभावी गुण कौन है। तो झुर्रीदार बीज, लंबा तना, गोल बीज, रंगीन बीज, कवच, कौन सा सही है। तो यहाँ पे झुर्रीदार बीज, क्या होगा झुर्रीदार बीज सही होगा बच्चे। नेक्स्ट है डीएनए अणु में साइटोसिन 18%, साइटोसिन 18%, एडेनिन का प्रतिशत बताएं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन, ये आप निकाल सकते हैं
तो इसको निकालने के लिए एडेनिन एटीजीसी और फिर उसमें हर्शे-चेस का नियम भी बताए थे, चारगॉफ का नियम, किसका, चारगॉफ का नियम से बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64% हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। क्या है, ए ऑप्शन सही है। सहलगनता समूह की संख्या, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होती है जिसमें 2n बराबर 14 यानी 14 हो, 2n बराबर 14 हो। तो सहलगनता की समूह पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है, डीएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है, तो डीएनए के पायरिमिडिन में आपको अभी बताए थे कि एटीजीसी, एटीजीसी, तो पायरिमिडिन इधर हो गया, तो क्या है, थाइमिन एवं साइटोसिन, थाइमिन एवं साइटोसिन, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका ए ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है तो क्या है, सुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस, सुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस, सुगर प्लस फास्फेट, नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फास्फेट, या सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस फास्फेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है बच्चे, यहाँ से ए सही है। चलिए आज हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी तरह से और आगे 100 प्रश्नों का 100 प्रश्न की श्रृंखला आती रहेगी और संघर्ष सीरीज अभी जो है जारी रहेगा। आपको हम कल जो है यह ऑब्जेक्टिव ना करवा करके हो सकता है कि कल चित्रों का खेला खत्म कर देंगे, यानी चित्र जो है बहुत बच्चे को बायोलॉजी में चित्र से डर लगता है। और आपको जैसा कि पता है कि नाम ही है बायोलॉजी स्पेशलिस्ट यानी बायोलॉजी डायग्राम ऑफिशियल। डायग्राम तो आप जानते ही हो कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, आप पहले भी ऑफलाइन क्लास में भी देखे होंगे, कई बच्चे जो भी पढ़े हैं ऑफलाइन तो जानते होंगे कि डायग्राम कैसे बनाने के लिए सिखाते हैं। तो आपको हो सकता है कि अगर कल अगर आप लोग कहें तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या डायग्राम खत्म कर दिया जाए, यानी चित्रों का खेला खत्म कर देंगे। जितना भी चित्र इस बार 2026 के एग्जाम में आने वाला है उसको खेला खत्म कर देंगे। तो ठीक है, थैंक यू।